हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो आपकी फरवरी में जिसके एग्ज़ाम होने हैं उसकी क्लास रहेगी। और आपका जो 10 अंक का टॉपिक दिया गया है संतुलित आहार मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके, तो इसमें जो भी चीज़ें आपकी दी गई हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। यदि अभी तक भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको यदि आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि मैं जो हूँ वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट प्राथमिक शिक्षक हूँ। और यहाँ पर अब कई बच्चों के कमेंट्स रहते हैं, कई अभ्यर्थियों के कमेंट्स रहते हैं कि क्यों पढूं यहाँ से, ऐसा क्या खास रहेगा। तो आपको बता दें कि जो साइंस है, साइंस के अलावा जो आपका यहाँ पर बाल विकास दिया गया है उसकी जो है डीप में आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको थ्योरी कवर करवा सकते हैं। और यकीन मानिए आज की हमारी फर्स्ट क्लास जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ कितना बेस्ट ये कंटेंट है। और आपको बता दें जब पिछली बार 2016 या 17 लगभग जब एग्ज़ाम हुआ था तो हमने भी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दिया हुआ था और सारा पैटर्न वही का वही है आपके सिलेबस में। तो आपने सिलेबस देख लिया होगा और आपकी तैयारी भी लगभग 50% तो हम कहेंगे कि हो चुकी होगी। लेकिन यदि अभी भी आपने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी है तो आप ज़रूर जुड़िए इन क्लासों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासें रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर हम लोग आज की क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और यदि आप ये क्लास कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से अंत में ज़रूर बताना। ठीक है, पहले आप ये क्लास देखिए कैसी लगती है, कैसा आपको ये कंटेंट लगता है, इसके बाद आप बताना। ठीक है, तो देखिए अपना जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है संतुलित आहार मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भोजन और स्वास्थ्य के बारे में एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप थोड़ा सा समझ करके यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ना, ताकि आपको अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। आपका फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट है तो एक बार में ही सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखेंगे हम पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या कहलाता है। तो पोषण जीव की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण और सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ के अधिग्रहण को ही क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से कोई आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी, वहाँ पर पोषण पूछा गया है, पोषण क्या कहलाता है। तो हम कैसे जीवित हैं, हम कुछ ना कुछ तो खा पी रहे हैं तभी तो हम जीवित हैं। और हमारे शरीर में जो भी विक्रम चल रहा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो सभी क्या हैं, इसी पोषण के बल पर तो चल रहे। यदि हम पोषण ही हमें कोई प्राप्त ना हो तो क्या हमारा शरीर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो जो पोषक पदार्थ हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं उसी को अधिग्रहण कहा जाता है साइंस की भाषा में, वही क्या कहलाता है, पोषण, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये तो हो गया पोषण। अब पोषक पदार्थ क्या कहलाते हैं, जिन चीज़ों को हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिन्हें हम लेते हैं। अब यहाँ पर जो पोषक पदार्थ वो कई प्रकार के होते हैं, तो आपको भी पढ़ने हैं पोषक तत्वों के प्रकार या अवयव क्या कहलाते, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा आपके विटामिन, विभिन्न प्रकार के, वहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पोषक पदार्थ। वे पदार्थ जो जीवन में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों की संचालन और संपादन के लिए आवश्यक हैं वो क्या हैं, पोषक पदार्थ हैं। अब देखिए वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वह पोषण। तो ये पोषण की ही डेफिनेशन है, आपको रटनी नहीं, बस पोषण, पोषक तत्व आप समझ चुके होंगे। अब पोषण के प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल आपको देगा और कह देगा बताइए कौन सा सहजीवी पोषण है, या जो युगलीना है उसमें कौन सा पोषण पाया जाएगा, या अमरवेल है वो किसका उदाहरण है। तो ये हमें सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो पोषण के प्रकार देखिए, भोजन की प्रकृति और उपयोग करने के तरीके के आधार पर जंतुओं में 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। जंतु की बात की गई है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। हर एक फैक्ट को अच्छे से समझना आप लोग, क्वेश्चन कहीं से भी बन के आता है। तो सबसे पहले पूर्णभोजी पोषण। अब ये आपको इंग्लिश नाम भी याद रखने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस इंग्लिश के नाम को वो इस तरीके से लिख के देंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है पूर्णभोजी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, परजीवी पैरासिटिक न्यूट्रिशन और मृतोपजीवी स्पेरोजोइक
न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का पोषण होता है। अब एक एक करके हम देख लेते पूर्णभोजी पोषण क्या कहलाता है। जैसे हम हेलोजोइक कहते हैं, तो जो हेलोजोइक शब्द है 2 ग्रीक शब्दों हेलो और जोइक से बना है। हेलो शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, और जोइक का अर्थ होता है जंतु के जैसा, मतलब जो पूरी तरह से जंतु के जैसा पोषण प्राप्त करता है वो पूर्णभोजी पोषण, अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि के द्वारा करता है, पूर्णभोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतया जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। अब जो पूर्णभोजी पोषण है ये फिर से 4 प्रकार का होगा। तो याद रखिए जंतुओं में मुख्य रूप से जो पोषण है वो 3 प्रकार का है। अब जो पहला प्रकार है पूर्णभोजी वो फिर से 4 प्रकार का होगा। ये आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, इस कारण से आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही है, फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करना। शाकाहारी हर्बीवोरस जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार के जंतु पौधों और उसके अन्य भागों या उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण कर। मुख्य रूप से आपसे पूछेगा कि जो शाकाहारी है इसका एग्जाम्पल क्या है, या फिर जो हरे पेड़ पौधे हैं। अब जो हरे पेड़ पौधे वो तो आपके जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं वो कौन कौन से जीवधारी हैं यहाँ पर, तो वो सब क्या कहलाएंगे, शाकाहारी। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़। आपने एक वो चक्र पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला वाला, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, ठीक है। तो शाकाहारी, ठीक है। अब देखिए मांसाहारी क्या होंगे, तो इस प्रकार के जंतु, मतलब इस वर्ग में जो जंतु आएंगे जो आपके शाकाहारी प्राणियों को खा जाएंगे, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि। तो ये शाकाहारी जो जीवधारी हैं उनको खा जाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। और सर्वाहारी इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते जो पौधों और जंतु दोनों को अपने, मतलब इसमें मनुष्य आ जाता है, ठीक है। मनुष्य को जो कुछ भी मिल जाए वो सब खा जाता है, चाहे मांस मछली हो या फिर शाकाहारी चीज़ें हो, तो ये मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी है। इसके बाद अपमार्जक क्या कहलाते हैं, तो स्कैवेंजर जो होते हैं ऐसे जीवधारी होते हैं जो पृथ्वी पर पड़े हुए अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनको सड़ा गला या खा जाते हैं और हमारी पृथ्वी को शुद्ध कर देते हैं। जैसे सियाल, लकड़बग्गा, गिद्ध, चील, ये सब क्या है, अपमार्जक है और ये हमारी पृथ्वी को शुद्ध रखते। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वातावरण को शुद्ध करने में मदद करने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा है, तो वो अपमार्जक है। अब देखिए दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण। परजीवी नाम से स्पष्ट पर मतलब होता है दूसरे जीवों पर जो आश्रित रहेंगे। तो परजीवी पैरासिटिक, पैरासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है, पारा और साइटोस। अब पारा का अर्थ है पास या बगल या पार्श्व, मतलब बगल वाले से पोषण प्राप्त कर लेना, और साइटोस का अर्थ पोषण है। अर्थात इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी और अस्थायी रूप में रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, और जिस जीव या जिसके शरीर से भोजन प्राप्त करते वो पोषी कहलाता है। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधों जैसे अमरबेल और कई जंतुओं जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, फीताकृमि और एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी में पाया जाता है। अगला प्रकार है मृतोपजीवी, मतलब जो सड़े गले जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है वो मृतोपजीवी के अंतर्गत आ जाता है। अब जो प्राणी संपोषण है उसके चरण आप देखिए। जो प्राणी संपोषण है जैसे इसमें मनुष्य भी आ जाता है, सभी जीवधारी आते हैं, तो इसमें जो भोजन ग्रहण करने की विधि है वो पूछा जाता है, इसका क्रम। तो जैसे मनुष्य है तो वो सबसे पहले भोजन को मुख के माध्यम से क्या करता, अंदर लेता है, फिर मुख के अंदर कुछ प्रोसेस चलती है, लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो भोजन में मिल जाता, दांतों के द्वारा जो अग्र चवर्णक हमारे दांत होते हैं उनके द्वारा पीसा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो अंतःग्रहण कहलाती है, और ये प्रक्रिया हर एक प्राणी में चलती है, चाहे जीवधारी हो, चाहे आपका जंतु हो या प्राणी हो, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, मुख में लेते, मतलब भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती, अंतःग्रहण। फिर जब शरीर में भोजन जाता है तो हमारे शरीर में गर्दन के यहाँ से एक आहार नाल होती है, उसके माध्यम से भोजन पहुंचा अंदर, और फिर उसका पाचन शुरू होता है। ठोस, जटिल, बड़े बड़े आघुलनशील जो भोजन के अणु हम अंदर ले लेते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं, और रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल और सरल छोटे छोटे घुलनशील अंगों को
निम्नीकरण करना ही क्या कहलाता है? पाचन। तो ये दूसरा प्रक्रिया है। ये क्रम पूछता है इसका कि पाचन एक प्राणी है, उसमें पाचन की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा, या सबसे पहला अंग क्या कहलाएगा पाचन का, या फिर जो अगला स्टेज है वो पाचन के बाद कौन सा आएगा। तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछेगा। फिर तीसरा होता अवशोषण। अवशोषण मतलब कोशिकाओं द्वारा जो भोजन पच चुका है उसको शरीर के मतलब जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है उसको शरीर के अंगों में भेज देगा, और जो अवशोषण करेगा जो मतलब जिसको हम कहेंगे अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है। फिर स्वांगीकरण, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य का संश्लेषण होगा यहाँ पर, और फिर जो भोजन के माध्यम से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होगी, ये प्रक्रिया स्वांगीकरण। और फिर बहिष्करण, जो मल या अनपचा भोजन होता है उसको मल द्वार के द्वारा बाहर कर देना ही बहिष्करण कहलाता है। तो ये 5 प्रक्रिया होती है हमारे पूरे भोजन की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जब समझ में आएगा ये भोजन की प्रक्रिया, जब आपने तंत्र पढ़े हुए होंगे। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, लगभग 10 से 12 तंत्रों का अध्ययन हमें करना होता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लसिका तंत्र। ठीक है। तो ये बहुत सारे तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र है। तो जब आप ये सब पढ़ेंगे और किसके अंतर्गत कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, जैसे हमने कह दिया तंत्रिका तंत्र, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो आप फिर अच्छे से समझ पाएंगे। और आई होप आपने विज्ञान तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं, वर्ग 2 वाले भी हैं, एमपीटेट वर्ग 2, वहाँ पर साइंस की पोस्ट नहीं आई हुई है, तो वो भी फिर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी में ही लग चुके हैं, तो उनको तो मतलब अपने सब्जेक्ट पर अच्छी ही पकड़ होगी। अब देखिए पौधों में पोषण कैसे होता। अभी तो हमने प्राणियों का पढ़ा, प्राणियों में पोषण के प्रकार पढ़ लिए, प्राणी संपोषण, परजीवी और मृतोपजीवी। फिर जो प्राणी पोषण है वो भी कई प्रकार का होता है, ये भी आपको बता चुके। अब हम पौधों में पोषण पढ़ेंगे। तो हमें पोषण पढ़ना है, ये नहीं कहा उन्होंने कि आपको केवल जंतुओं का पढ़ना है या पौधों का, तो आपको दोनों का पढ़ना है। तो हमें समझना होगा कि पौधे भी कैसे होते, जीवित होते हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता, जैसे हम अपना भोजन बनाते वैसे पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। अब कैसे बनाते? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक है। पौधों की पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, तो ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राणियों की तरह ही पौधों को भी अनेक प्रकार की गतिविधियों, जैसे शरीर की वृद्धि, विकास, उनमें भी जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत और जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि पौधे कैसे हैं, जीवित हैं, और उन्हें भी भोजन की क्या है, आवश्यकता है। अब देखेंगे और जानेंगे कि पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स कैसे होता है। तो पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया के कुछ चरण देखिए। हरे पौधों की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उन्हें भोजन बनाने में मदद करते हैं। हम कहते हैं ना पौधों के हरे भाग के द्वारा भोजन निर्माण होता है, तो हरी क्या होती, पत्तियां, और उनमें कुछ ऐसा होता है, उनमें क्लोरोफिल होता है, उसके माध्यम से वो भोजन बनाते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ से हर एक जो फैक्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन बनता पूछ लेगा कि पौधों में भोजन निर्माण का जो प्रक्रम चलता है वो क्या कहलाता। ऑप्शन देगा प्रकाश संश्लेषण कहलाता या क्या, तो आपको पता होगा। पौधों में भोजन का उत्पादन या संश्लेषण कहाँ होता है, हरी पत्तियों में। इसीलिए पौधों की पत्तियों को भोजन उत्पादन या कारखाना या खाद्य कारखाना या फूड फैक्ट्री कहा जाता। पूछेगा कि जो पौधे होते हैं जिसमें भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों से होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो फूड कारखाना कहलाता है, पौधों का रसोई घर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले कच्चे पदार्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि जो हरे पौधे जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो कच्चा पदार्थ उपयोग होता वो क्या क्या होता। तो एक तो क्लोरोफिल हो गया, पौधों की पत्तियों में होगा। फिर आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वायु में उपस्थित होता है। जल और खनिज यह मिट्टी में मौजूद होते या पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते, और फिर सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण शब्द आया है तो उसको समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, पिछली बार भी पूछा गया था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, और ऑक्सीजन मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ये आप सूत्र याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 12 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर
ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर जो है जल और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वास्तव में मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी हमने जंतुओं में पोषण के प्रकार पढ़े, वैसे ही पौधों में भी पोषण 5 प्रकार से होता है। एक तो स्वपोषण, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर परपोषण या विषम पोषण, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो इनको एक एक करके हम देखेंगे, इनके इंग्लिश नाम भी आप याद रख लेना। देखिए सबसे पहले है स्वपोषण। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक आपको ऑप्शन दे दिया शैवाल, क्या दे दिया शैवाल। अब पूछेगा शैवाल जो दिया है एग्जाम्पल, इसमें किस प्रकार का पोषण होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव या जो प्राणी है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। अब स्वपोषण हो गया। अब स्वपोषी जीव क्या कहलाएंगे, तो पोषण का तरीका या वह तरीका जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते उस पोषण को स्वपोषी कहा जाता है। जैसे शैवाल, इनमें भी क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब जिसमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होगा जिन पेड़ पौधों में, वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो शैवाल में भी होता है और ये अपना भोजन खुद बना रहा है, मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया आपके स्वपोषी पोषण का। तो जो ये एग्जाम्पल दिए, यही एग्जाम्पल एग्जैक्ट पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आज तक पूछे गए हैं। अगला है परपोषी या विषम पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी या पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, परपोषण। और जो विधि, जिस विधि से ये भोजन प्राप्त करेंगे वो विषम पोषण, उसी को कहते हैं या विषमपोषी कहेंगे। ठीक है, इसके जो है सभी जीव जंतु इसी में आ जाते, जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी इसी में आ जाता है। ठीक है, अगला है जीव जंतुओं में पोषण। अब इसके माध्यम से आप समझना, एक तो है परपोषण और एक है विषम पोषण, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो परपोषी मतलब जो दूसरों से प्राप्त करेगा। अब विषमपोषी ये 4 प्रकार के होंगे, एक तो सहजीवी, एक सहभोजी, एक परजीवी, एक मृतोपजीवी। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये जो धन और ऋण लगा है इससे आपको समझ लेना है और ये नाम याद रख लेना है, आसानी से याद रह जाएंगे। तो जो विषमपोषी हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। सहजीवी, अब यहाँ प्लस प्लस लगा है तो यहाँ 2 आपको पौधे लेना है, दो वर्ग लेना है। ठीक है, तो सहजीवी में वो आएंगे जो एक दूसरे को लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, इसने इसको लाभ पहुँचाया, इसने इसको लाभ पहुँचाया, मतलब ये दोनों सहजीवी में आ जाएंगे। ठीक है, सहभोजी में एक तो दूसरे को लाभ दे रहा है लेकिन दूसरा बदले में उसे हानि नहीं पहुंचाएगा और ना ही उसे कोई फ़ायदा देगा, मतलब ये शून्य रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर परजीवी में क्या होता है, ऐसे पौधे जो एक दूसरे को तो लाभ दे रहा है लेकिन ये बदले में लाभ की बजाय, लाभ देने की बजाय इसको हानि पहुँचा देता, वो परजीवी में आएगा। और मृतोपजीवी में एक तो इसको लाभ देगा और दूसरा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, वो मृतोपजीवी, क्योंकि वो मरा पड़ा हुआ है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। सहजीवी, आप यहाँ समझना, एक दूसरे को लाभ देंगे। 2 जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उनमें सहजीवी संबंध होता है। जैसे लाइकेन कह दिया तो ये सहजीवी का उदाहरण है। राइजोबियम जीवाणु सहजीवी का उदाहरण है। इसमें जैसे जो लाइकेन है तो ये एक दूसरे को, किसके संबंध को लाइकेन कहते हैं, तो यहाँ पर जो कवक होता है और जो शैवाल होता है, ये दोनों मिलकर जो पोषण प्राप्त करवाते हैं। शैवाल के पास में क्या है, क्लोरोफिल है, अर्थात ये भोजन बना सकता है। अब भोजन बनाने के लिए वातावरण भी तो चाहिए, तो वो प्रदान करता है कवक। तो इस प्रकार से एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, लाभ, उसी का ये संबंध है लाइकेन जो कि सहजीवी है। इसी तरह से राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों में पाया जाता है, तो उसमें भी यही प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अगला है सहभोजी। सहभोजी अभी हमने पढ़ा कि एक तो दूसरे को क्या देगा, लाभ देगा और दूसरा बदले में कुछ नहीं, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा और ना ही लाभ देगा। ठीक है, इसमें हमने प्लस और जीरो वाला संबंध देखा था, एक बार आप देख लें, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव से फायदा लेता है लेकिन उसको बदले में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे भैंस और बगुले में जो संबंध होता है, सीटेट में हमने खूब पढ़ा है कि भैंस और बगुले का संबंध सहजीवी, जो कि गलत पढ़ा है। भैंस और बगुले में कैसा संबंध होता है, सहभोजी। अब कैसे, आपको बता दें कि एक भैंस है और उसके ऊपर क्या बैठा है, बगुला बैठा है। क्या बैठा है, बगुला। तो बगुला क्या कर रहा है, भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं उसको खा रहा है। ठीक है, तो ये तो
इसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो भैंस है बदले में बगुले को कुछ नहीं दे रही, नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ना ही उसको मार रही है या ना ही उसका कोई घाटा है। मतलब एक दूसरे में कैसा संबंध है, एक तो लाभ दे रहा है और एक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब ये सहभोजी है। फिर अगला है परजीवी, नाम से ये स्पष्ट है दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा ये और उनसे ही अपना फ़ायदा उठाएगा, और जिन जीवों पर आश्रित रहेगा उन्हीं को ये नुकसान पहुंचाएगा। जैसे अमरबेल, जोंक और जूं। तो अमरबेल से हम समझ लेते हैं कैसे, जैसे अमरबेल है तो अमरबेल किसी, आपने देखी होगी, एक बेल टाइप की होती है जो किसी पौधे के ऊपर छाई रहती है। तो ये पौधे को क्या करती है, पौधे से तो पोषण प्राप्त कर रही, मतलब इसको तो लाभ है कि ये पोषण प्राप्त, लेकिन बदले में उसी पौधे को ये सुखा देती है, मतलब हानि पहुंचा देती है। तो हो गया प्लस माइनस का संबंध। परजीवी जैसे जुआ से समझे हम, हमारे बालों के अंदर क्या होते हैं, जुएं होते हैं। क्या होते, जुएं होते हैं। अब ये जो जूं होते हैं ये हमसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, मतलब इनका तो फायदा है, और हम बदले में क्या करते हैं, उस जुएं को ही मार देते हैं, मतलब ये घाटा है उसका। तो इस तरीके से, इसी तरीके से जो जोंक होती है वो जीवों के शरीर पर चिपक जाती है और उनको घाटा पहुंचा देती है, इस तरीके से। तो ये परजीवी। फिर है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब सड़े गले अवशेष पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसमें गिद्ध हो गया, चील, बाज, कौवे, ये जो पृथ्वी पर मरे पड़े हुए जीवधारी होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गए पौधों में पोषण के प्रकार। आई होप आप समझ गए होंगे। अब संतुलित भोजन एवं स्वास्थ्य देख लेते हैं। हमें पर्याप्त रूप से ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर के विकास के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। अभी संतुलित भोजन क्या है, ऐसा नहीं है कि हम बाजार में जाएंगे और कहेंगे हमें संतुलित भोजन दे दो, नहीं। अब कई प्रकार का पोषण हम प्राप्त करते हैं, कई प्रकार के हम जो है चीज़ों को खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ खाई और उससे ही हमें सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, उसी से हमें वसा मिल गई, उसी से हमें प्रोटीन मिल गया, उसी से हमें विटामिन्स मिल गए, नहीं। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ प्राप्त होती है। तो ऐसी चीज़ मतलब संतुलित भोजन का मतलब है कि जिससे हमें हर एक चीज़ प्राप्त हो, ऐसा ही भोजन हमें लेना चाहिए। संतुलित भोजन से तात्पर्य हमारे भोजन में शरीर के लिए जितने भी घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन्स और जल तथा रेशेदार पदार्थ का उचित मात्रा में सम्मिलित किया जाना ही क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। यही भोजन के आवश्यक तत्व हैं। शरीर को इनकी आवश्यक मात्रा यदि नहीं मिलती है तो शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। कई बार उचित मात्रा में संतुलित भोजन लेने के कारण बच्चे पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उनसे ग्रसित हो जाते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम यही पोषक तत्व पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, और इनसे कौन से रोग होते हैं, इनकी अधिकता से क्या होता है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। अब भोजन और उसके स्रोत देखेंगे। भोजन क्या है, तो ये तो सबको पता है। भोजन वह पोषक पदार्थ हैं जो किसी जीव द्वारा वृद्धि कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम ग्रहण करते हैं। सभी जीवधारियों के लिए भोजन की आवश्यकता, जो भी पृथ्वी पर जीवित है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, तो उनको भी भोजन की ज़रूरत है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। जैसे ही ये पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास रुक जाता है और तरह तरह के रोग हो जाते हैं। पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। पौधों से भी हमें भोजन प्राप्त होता है और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से ही मिलता है। विभिन्न प्रकार की फसलें जो होती हैं, जंतुओं से हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुक्कुट, सूअर, मछली से भी भोजन प्राप्त होता है। गाय, भैंस, बकरी से क्या प्राप्त होता है, तो दूध, कुक्कुट से मांस और अंडे, सूअर और मछली से मांस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। अब पोषक तत्व देखिए। पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व के अध्ययन को ट्रोपोलॉजी, हर एक चीज़ का अध्ययन एक शाखा के अंतर्गत किया जाता। कहेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, या फिर यहाँ पूछ लिया कि जो पोषक तत्व हैं उनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है वो क्या कहलाती, तो ट्रोपोलॉजी कहलाती है। मानव शरीर के लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि पेड़ पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भोजन और उसके अवयव देखिए। तो भोजन में पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए और विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है या खाता है। अब पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों को विभिन्न प्रकार के जैव, ये अभी आपको बता चुके हैं ऊपर। अब यहाँ देखिए आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्व।
तो यही आपका टॉपिक दिया गया है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके। तो आवश्यकता के आधार पर जो पोषक तत्व है मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बृहद, जो ज़्यादा मात्रा में हमें ज़रूरत होती है, वो कहलाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बृहद पोषक तत्व। और माइक्रो मतलब जिनकी थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जिनकी हमें बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती, जो हमें ऊर्जा देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, या कुछ भी क्वेश्चन पूछे। तो याद रखिए जो बृहद पोषक तत्व हैं उसके अंतर्गत 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब ये क्या दिया है, तो जितने भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है टोटल कितना होती 100%, उसका 60% हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, मतलब 3/5 भाग। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये दोनों डाटा याद रखिए। पूछेगा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से कितने भाग ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 3/5 भाग। परसेंट में पूछेगा तो 60%, वसा 20%, 1/5 भाग, प्रोटीन। तो ये क्या है, बृहद पोषक तत्व है। अब सूक्ष्म में क्या आ जाएंगे, तो सूक्ष्म में आपके विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन ए, विटामिन बी, पूरा कॉम्प्लेक्स होता, समूह होता, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के करके, ठीक है। फिर खनिज लवण और जल। तो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। ज़रूरत इसकी भी है, ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म है तो ज़रूरत नहीं पड़े, है लेकिन कम मात्रा में है, ठीक है। अब उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। ये भी याद रखिए उपयोगिता। सबसे पहले ऊर्जा उत्पादक, उपापचयी नियंत्रक, वृद्धि और निर्माण और आनुवंशिक पदार्थ। सबसे पहले ऊर्जा देने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हैं, अभी आपको बताए, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व हैं उनका समूह बताइए कौन सा है, तो ए ऑप्शन दिए होंगे। याद रखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपको पता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो वो हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करते हैं वो हैं विटामिन, खनिज लवण और जल। वृद्धि और निर्माण पदार्थ मतलब जो शरीर में यदि कोई कोशिका टूट फूट जाती है तो उसकी मरम्मत करता है, वो कहलाता है प्रोटीन। और आनुवंशिक पदार्थ में आपके न्यूक्लिक अम्ल आ जाएंगे, जो हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पीड के साथ में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका पूरा जो डाटा है वो आपको कंप्लीट करवा सकें कुछ ही दिनों में, तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी आज की फर्स्ट क्लास। अब जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी उसमें आप देख सकते हैं हम एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कौन सी बीमारी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन क्या होते हैं। तो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आती रहे। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या आप क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। यदि क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।